तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी का ग्रामर तो पढ़ रहे थे कक्षा 10 का, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे गद्य और पद्य। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका गद्य का रहने वाला है, क्योंकि हमने अब किताब को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जब किताब को पढ़ना शुरू कर दिया है तो हम पहले पार्ट से आपका स्टार्ट करते हैं, जो कि कक्षा 10वीं का जो पहला पार्ट है आपका यूपी बोर्ड का, वो है आपका मित्रता। मित्रता के बारे में आपको इस पाठ में सीखने को मिलेगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है, जो कि आपका चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, उनका मृत्यु कब हुआ, उन्होंने किन किन पदवी पर रहकर अपने आप को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इन सारी विषयों को इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप हमारे साथ मिलकर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पहले तो डिस्कशन करेंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को। उसके बाद हम लोग मित्रता जो पाठ है उसको एकदम शब्दशः पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे किसी से मित्रता करनी चाहिए, किन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप वीडियो को देख रहे हो और हमें सपोर्ट कर रहे हो और हमारे कार्य को एकदम आगे बढ़ा रहे हो। तो चलिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका जीवन परिचय कैसा रहा, मतलब इनका जीवन कैसा रहा, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन जो था, यानी जन्म था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का एक आपका जिला है, उसके अगोना नामक ग्राम में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानून गो थे। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर थे, इस वजह से इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। क्योंकि ये गणित में क्या थे, कमजोर थे, इसलिए इनकी जो शिक्षा थी आगे नहीं बढ़ पाई। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही इन्होंने विद्यालय को छोड़ दिया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल मतलब इनके अनुसार न होने की वजह से ये क्या किए, नौकरी को छोड़ दिए और मिर्जापुर के जिस स्कूल में पढ़े थे, यानी मिशन स्कूल में पढ़े थे, तो मिशन स्कूल में ही आपके चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये इनके जीवन परिचय का एक छोटा सा अंश है कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनका नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो कि अपने टाइम में सुपरवाइजर कानूनगो हुआ करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आपका हाई स्कूल का जो आपका पढ़ाई लिखाई हुआ था वो मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हुआ था। उसके बाद ये गणित में कमजोर थे, तो जब गणित में कमजोर थे तो इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। इंटर की परीक्षा इन्होंने कहाँ से दिया, इलाहाबाद के कायस्थ मतलब पाठशाला में इन्होंने प्रवेश तो लिया, लेकिन जब आपका अंतिम वर्ष था तो इन्होंने क्या किया, पेपर को ही छोड़ दिया, मतलब विद्यालय को ही छोड़ दिया आपका। फिर इन्होंने क्या किया कि मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, पहले तो मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने नौकरी की, लेकिन इन्हें नौकरी पसंद नहीं आई, तो ये क्या किए, मिर्जापुर के जिस स्कूल में पढ़े थे यानी मिशन स्कूल में पढ़े थे, तो मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका ये जो पूरा लिखवाया गया है, मतलब जो लिखे हैं हम, जो हम आपको शब्दशः बता रहे हैं, वो आपका जीवन परिचय में एकदम एक्यूरेसी के साथ पूछेगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका, आगे इनके जीवन परिचय मतलब इनके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित हुई। इसी बीच इन्होंने स्व अध्याय से, देखिए जितने भी आप पढ़ोगे, जितने भी कवि या जितने भी आपके लेखक या जितने भी नाटककार हुए हैं, उसमें एक शब्द आप कॉमन पाओगे, इन्होंने स्व अध्याय से। चाहे किसी भी कवि का जीवन परिचय उठा लो, वो क्या करेंगे, इन्होंने स्व अध्याय से सारी चीजों को सीखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या किया, स्व अध्याय से हिंदी सीखी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आज के युग में क्या है,
आज के युग में यदि आपको टीचर सिखाने की भी कोशिश करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीखने से मना कर देते हैं। मतलब वो कुछ बता रहा है और हम लोग कुछ सोच रहे हैं, और जब पेपर हमारा खराब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं कि उसने अच्छा पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, जबकि हर टीचर अपने फील्ड में कोशिश करता है कि हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो उन्होंने उस समय में स्व अध्याय से, मतलब कोई सुविधा नहीं थी, कोई विद्यालय नहीं गए, कुछ नहीं गए, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी सीखा, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, बांग्ला सीखा, आदि भाषाओं का एकदम अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लिया और काम भी शुरू कर दिया, पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। चूंकि इन्होंने हिंदी भाषा सीखा था तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी आपका सुशोभित किया। यानी उस टाइम हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे बाबू श्याम सुंदर दास। जब वो अपने पद से रिटायर हुए तो वो पद किसको मिला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिला, और इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए इनकी जो मृत्यु थी 2 फरवरी 1941 को हो गई। यानी ये आपके हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको जीवन परिचय एकदम सरल शब्दों में समझ में आया होगा। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो रचना थी वो कुछ इस तरीके से है। इनका जो निबंध संग्रह था वो था चिंतामणि, जिसके 4 भाग हैं, और विचार विधि। चिंतामणि में ही एक भाग है आपका, चिंतामणि से ही एक पार्ट लिया गया है मित्रता, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो निबंध संग्रह इनका क्या था, चिंतामणि, जिसके 4 पार्ट हैं। उसके बाद विचार विधि, ये क्या है, निबंध संग्रह है। इतिहास इन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य के इतिहास में बहुत ज्यादा पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार कौन थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आलोचना इन्होंने किनका लिखा, सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये इनकी आलोचनाएं हैं। ये आलोचना के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, मतलब बहुत फेमस हैं, तो आलोचना के लिए और निबंध संग्रह के लिए। इसके बाद इन्होंने संपादन भी किया था, किसका, जायसी ग्रंथावली का, तुलसी ग्रंथावली का, भ्रमर गीत सार का, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक चाणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। इस सब के संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से सबसे फेमस कौन है, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के संपादक का नाम बताइए, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताओगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उम्मीद करते हैं आपको इनका जो रचना था वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। देखिए, आगे है आपका इस चैप्टर के बारे में जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। तो लिखा है प्रस्तुत मित्रता निबंध, चूंकि मित्रता क्या है, आपका निबंध है, शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है, चिंतामणि से लिया गया है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण, पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा, आवश्यकता आदि सुंदर विश्लेषणात्मक का वर्णन किया गया है। यानी इसमें आपको अच्छे मित्र के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छे मित्रों को चुन सकते हैं, क्योंकि मित्रता का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पर वो आंतरिक रूप से हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, आपका मित्रता। अब हम लोग शब्दशः पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपकी किताब में लिखा है। हम एक भी अक्षर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट हमारा समझाने का कर्तव्य है और हम इसे पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पहला शब्द इन्होंने लिखा कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ठीक है, पहली कठिनता उसे क्या महसूस होती है, जब हम लोग बाहरी संसार में जाते हैं तो सबसे पहली कठिनता हमारी होती है कि हम किस प्रकार के मित्र चुने, कैसे हम मित्र चुने। ठीक है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। देखिए, 2 तरीके के इंसान आपको देखने को मिलेंगे, एक जो कि किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते और एक जो कि हर किसी से कुछ भी बात कर लेते हैं। तो जो अगर किसी से बातचीत जो नहीं करता, जो एकांत माहौल में रहता है,
उसके लिए मित्र चुनना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा बातचीत करना आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो किसी से जब बातचीत ही नहीं करेगा तो लोग भी उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो ज़्यादा बड़बोला होता है, यानी जो ज़्यादा बोलता है, लोग उससे बात करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं और जल्दी जल्दी वो अपना मित्र भी बना लेता है। आप अपने आसपास देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कोई मित्र नहीं होंगे, मतलब क्लास में आपके कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनका किसी से अच्छा मित्रवत व्यवहार नहीं होगा, और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि सभी से मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आप बाहर निकलते हो अपने घर से, तो बाहरी संसार में जब जाते हो, तब सबसे पहली जो कठिनता आपको महसूस होती है वो मित्र चुनने की होती है। यदि आपका स्वभाव एकांत नहीं है, मतलब आप अकेले में रहना पसंद नहीं करते हो, तब तो आपके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन यदि आप एकांत में रहना पसंद करते हो, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मित्र बनने में आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, यानी जो ज़्यादा बोलता है उसके धड़ाधड़ आपके जान पहचान वाले भी हो जाते हैं, और कुछ ही दिनों में उसका हेल मेल भी क्या होता है, उन लोगों से हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यानी जब आप किसी से बात करते हो तो पहले क्या होगा, पहले आप थोड़ा सा उसका जान पहचान, मतलब आप पूछोगे, कहोगे उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, फिर धीरे धीरे आपका मिलना जुलना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे वही हेल मेल आपका मित्रता में बदल जाता है। उसके बाद कह रहा है मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। देखिए, अगर आपकी मित्रता आप अच्छे लोगों से है तो आप अच्छे कहलाओगे, लेकिन यदि आपकी मित्रता बुरे लोगों से है, गंदे लोगों से है, तो आप कितने भी अच्छे रहो लेकिन आप गंदे कहलाओगे। जैसे आप समझो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाते हो जो कि चोरी करता है, और उसे सब जानते हैं कि ये चोरी करता है। अगर आप उसके साथ बाजार में जाओगे, मार्केट में अगर टहलने गए, तो लोग कहेंगे कि देखिए वो चोर का दोस्त जा रहा है। अब आप इस पर क्या रिएक्शन दोगे? आपने कौन से मित्र को चुना? आपने ऐसे मित्र को चुना जो कि आपका गलत काम करता है, तो लोग आपको भी गलत नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन आप बहुत गलत हो, आपका मित्र बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप किसी, मान लेते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता है और आप उसके साथ कहीं निकल जाते हो, तो जिस नज़र से उस व्यक्ति को देखेंगे लोग, उसी नज़र से आपको भी देखेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है तो इसका मित्र भी जाहिर सी बात है अच्छा होगा, उसका संस्कार भी अच्छा होगा। तो वही कह रहा है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अच्छा मित्र मिलेगा तो आपको सफल बना देगा, और यदि खराब मित्र मिलेगा तो सफल को भी बर्बाद कर देगा। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। देखिए, संगति जो होती है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। संगति का प्रभाव आपको बाहरी रूप से देखने को नहीं मिलेगा, तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो आंतरिक रूप से आपको खोखला कर रहा होता है, यदि आपकी संगति बुरी है तो। कैसे? देखिए, जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बना लिए जो कि नशा करता है, तो आपका दो संभावना बनता है, या आप उसके नशे को छुड़ा सकते हो या आप भी वही नशा करने लगते हो। 90% चांस में ऐसा होता है कि आप भी उसी नशे के आदी हो जाते हो जिस नशे के आदी आपका मित्र रहता है। यानी वो आपको भी नशे में डुबो देता है और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे लोगों से एकदम बच के रहना चाहिए। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं इस पाठ में, जिसका नाम है आपका मित्रता। आप कह रहा है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, यानी हम और आप। चूंकि आप जो है, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आप जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप कांच के एक कच्चे घड़े की तरह होते हो, ठीक है, यानी मिट्टी के एक कच्चे घड़े की तरह होते हो, जिसे जिस रूप में जो चाहे वो ढाल सकता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताएंगे कि आप एकदम मिट्टी के कच्चे घड़े के समान हो। अगर आपको चाहे तो कुम्हार की तरह कोई अच्छा बना दे, और चाहे तो आपको पूरी तरीके से बिगाड़ दे। तो वही कह रहा है कि जब हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जबकि हमारा चित्त कोमल, यानी हम जो है बहुत ही एकदम संवेदनशील होते हैं, मतलब कुछ भी कोई कह देता है तुरंत उसको मान लेते हैं। वही कह रहा है कि जबकि हमारा चित्त कोमल
और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ठीक है, ये हमारा जो चित्त होता है, हमारा जो स्कूल का टाइम होता है, उस समय जो हमारी मनोदशा होती है, जो हमारे मनोभाव होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हमको कोई कुछ भी सिखा दे, हम उसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी दो तोते की। दो तोते रहते हैं और उसमें एक को एक ऋषि पालता है और एक को एक डाकू पालता है। जो ऋषि होता है उसको अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाता है और जो डाकू वाला रहता है वो उसको बुरा ज्ञान सिखाता है। तो जो बुरा वाला तोता रहता है वो लोगों को गालियां देना सीख जाता है और जो अच्छा वाला तोता रहता है वो आपका लोगों को मंत्रोच्चारण करना बताता है, भगवान राम का नाम जपता है। तो ये सभी काम करता है। तो हुआ कैसे, जो तोते को सिखाया गया, अच्छे संस्कार सिखाए गए तो उसने अच्छा सीखा, और दूसरा जो डाकू वाला था उसने उसको गाली सिखाया, चोरी करना सिखाया, तो वो उसको सीख गया। तो वही कह रहा है कि हमारा जो चित्त रहता है वो एकदम कोमल रहता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। जिस समय आप पढ़ रहे हो, आपको अगर जो भी चीजें बताएंगे आप उसको यकीन कर लोगे, आप तार्किक रूप से उसे नहीं सोच पाओगे, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है कि आप उस अवस्था में हो ही नहीं कि आप तार्किक रूप से किसी चीज को सोच पाओ। तो वही आपके शुक्ल जी बता रहे हैं। आगे है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति रहती है, जिसे जिस रूप में चाहे उसे उस रूप में ढाल सकते हैं, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी उस कच्ची मिट्टी के जो मूर्ति रहती है उसमें यदि आप किसी देवता का चित्र बनाओगे तो वो मिट्टी पूजी जाएगी, उसकी पूजा होगी। लेकिन यदि उसी को आप राक्षस की प्रवृत्ति का बना दोगे, मतलब उस मिट्टी से राक्षस बना दोगे, तो उसको लोग पूजेंगे नहीं बल्कि थू थू करेंगे, यानी उससे दूर भागेंगे। तो वैसे ही हमारे चित्त में भी जो हमारे अध्यापक होते हैं, जो हमारे परिवार होता है, जो हमारा समाज जो होता है, वह हमें ढालने की कोशिश करता है। अगर हम अच्छे इंसान बन गए तो समाज हमको अच्छा तरीके से देखता है, और अगर हम बुरे इंसान बन गए तो यही समाज हमें हीन दृष्टि से देखता है। आगे देख लेते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। आप कभी भी ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइएगा जो आपसे ज्यादा दृढ़ संकल्प है। मतलब ऐसे मित्र जो कि कहें कि आज हमको 2 पाठ याद करना है। अब वो 2 पाठ याद करना है तो वो तब तक नहीं उठेगा जब तक 2 पाठ याद नहीं कर लेगा। आपको ऐसे मित्रों से भी बचना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आगे बताते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। जो आपका ढीठ मित्र होगा, जो दृढ़ संकल्पी होगा, वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा कि चलो 2 पाठ याद करते हैं या चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप तब तक नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसकी बात नहीं मानोगे। अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो आपसे तुरंत नाराज हो जाएगा, कहेगा हमारे मित्र हो ऐसे ही करते हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जो आपके ढीठ किस्म के हों, मतलब दृढ़ संकल्पी हों। आगे कहा है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। आजकल के जमाने में जो मित्रता हो गई है वो ये वाली लाइन की हो गई है। मतलब आपका जो मित्र होगा आपको हमेशा बढ़ा चढ़ा कर रखेगा। कारण क्या है, अगर आप कहोगे कोई गलत काम भी कर रहे होगे तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करो करो हम तुम्हारे साथ है ना। लेकिन जब तुम फंस जाओगे उस काम को करते हुए, जब आप मुसीबत में पड़ जाओगे, तो वही मित्र आपको क्या करेगा, मुसीबत में डालकर रफू चक्कर हो जाएगा, मतलब भाग जाएगा, आपका साथ छोड़ देगा। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे मित्र तो ठीक हैं जो कि थोड़ा दृढ़ संकल्पी हैं, लेकिन ऐसे मित्र बहुत ही खराब हैं जो कि आपकी बड़ाई हमेशा करते हैं। वो कहेंगे कि बहुत सही कर रहे हो, करो करो और अच्छा। ठीक है, जैसे अगर आप रोड पे मान लेते हैं कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं रोड पे हल्ला करते चल रहे हो, तो वो भी आपके साथ हल्ला करेगा। वो मना नहीं करेगा कि हल्ला मत करो, ये थोड़ा सा अच्छा संस्कार नहीं है। अगर मान लेते हैं आप किसी के बैग से पेन निकाल रहे हो और उस व्यक्ति को पता नहीं है, तो कहेगा ठीक है 1 खो निकाल लो, 2 ठो और निकाल लो, 1 खो हमको दे देना, 1 खो तुम ले लेना। ऐसे जो मित्र होते हैं, ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र हमारे जीवन को एकदम नरक की ओर ले जाते हैं, मतलब आपका बर्बाद ही कर देते हैं। आगे कहा है, उनका कारण भी बताए हैं शुक्ल जी, क्योंकि ऐसी दशा में न हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है,
जब देखिए, जब आपकी कोई बुराई करता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आपकी कोई अच्छाई करता है तो आपको बहुत आनंद लगता है। आप एकदम हवा में होते हैं कि वाह, हम ही तो राजा हैं, हम ही तो सब कुछ हैं। तो जो लोग आपकी बड़ाई करते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहिए कि क्या वो सही मायने में बड़ाई कर रहे हैं, क्या वो काम मैंने ऐसा किया कि वो बड़ाई के लायक था, कहीं मैंने ऐसा कोई काम नहीं कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और वो बड़ाई के पात्र भी नहीं था, लेकिन वो हमारा जो मित्र है वो वाहवाही कर रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसे मित्र जो होते हैं वो आपके मीठी छुरी के समान होते हैं, आपको कब काट देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, क्योंकि मित्र तो आपका पहले ही आपको आसमान पे चढ़ा के बैठा है, यानी चने के झाड़ पे चढ़ा के आपको पहले ही बैठा है। तो जब आप सबसे अपर अपने आप को समझने लगते हो तो सब आपके नीचे हो जाते हैं। जब सब आपके नीचे हो जाते हैं तो आपका उस समय कोई सहारा नहीं होता, ठीक है, और आपकी बुद्धि भी उस समय कोई सहायता नहीं करती, आपको ऐसे दलदल में फंसा देती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समझाते हैं कि दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम होता है। जी सही बात है ये, जिस बात का भय रहता है दोनों अवस्थाओं में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या से क्या हो गया। जब आपकी मित्रता उससे टूटेगी तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ हम गलत किए थे या यहाँ वह गलत किया था, ठीक है। तो इसका जो पता होता है आपका वो युवाओं को बहुत कम चलता है, क्योंकि हम लोग जानना ही नहीं चाहते, हम लोग ये कभी परखना ही नहीं चाहते कि हमारा जो मित्र है वो हमारा साथ देगा अथवा नहीं देगा। अगर वो हमारा साथ देगा तो किस प्रकार से देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या हमारी मित्रता उससे रखना उचित है। ये सब हम समझ ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है, हम लोग केवल और केवल बाहरी बनावट देखते हैं, थोड़ा बातचीत करने में अच्छा हो, थोड़ी उसके अंदर चतुराई हो, बस इतना चीज देखे नहीं कि हाँ वो हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं। मित्र इतनी सरलता से नहीं बनते जितना सरलता से हम लोग सोच लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कैसे समझाए हैं। देखिए, आगे उन्होंने समझाया कि यदि विवेक से काम लिया जाए, जो कि हम लोग लेते नहीं हैं, यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। जैसे हम और आप युवा हैं तो हम और आप इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि क्या मित्रता, क्या होगा, कुछ तो नहीं है, हमारा मित्र तो ही है, हमारे साथ रोज तो बैठता है, हमारे साथ रोज तो घूमता है, लेकिन वही मित्र कब आपका गला काट के चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस मित्रता नामक निबंध में आपको पूरा का पूरा अवेयर किया है कि देखिए, जीवन में मित्र बहुत सोच समझकर चुनिए। मित्र या तो कर्ण की तरह हो या तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हो, जो कि अपने मित्र की रक्षा के लिए चाहे अधर्म से भिड़ना हो चाहे धर्म से भिड़ना हो वो भिड़ सकता है। जैसे कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर चल रहा है, फिर भी वह कौरवों की तरफ से लड़ा, क्योंकि वो अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जिनकी मित्रता अर्जुन से थी, उन्होंने भी पूरे के पूरे पांडवों के खिलाफ कभी जाकर युद्ध नहीं किया, हमेशा उनका साथ ही दिया। तो वही कह रहा है कि यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। यानी यदि आप कोई चीज लेते हो मार्केट में तो सबसे पहले आप बार्गेनिंग करते हो, पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हो, तमाम तरीके के दाम वो बोलता है सामने वाला जो बेचने वाला रहता है और आप बोलते हो, फिर एक मार्जिन पर आकर दोनों लोग संतुष्ट होते हो, तब जाके कोई सामान आप खरीदते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग मित्र चुनने से पहले उसका कोई भी परीक्षण नहीं करते, उसे जांचते ही नहीं है कि कैसा उसका व्यवहार है। बस चेहरा बढ़िया देखें, बोलचाल बढ़िया देखें, उसके बाद थोड़ा सा चतुर भाव का है कि नहीं है, इतना देखें, मित्र समझ लिए। तो वही वह कह रहा है कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा तो लेते हैं और उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यानी जब आप किसी को मित्र बनाते हो तो उसका आचरण कैसा है, वो प्रकृति में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो लोगों के प्रति विचार कैसा रखता है, ये सारी बातें हम लोग चेक ही नहीं करते।
क्योंकि हमारा दिमाग तो काम करेगा नहीं। हम लोग तो मित्रता में अंधे हो चुके रहते हैं कि हाँ यही हमारा मित्र है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समझा रहे हैं आपको। और आगे लिखते हैं कि वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी वो कहेंगे हमारा मित्र तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो सारी चीजें अच्छा करता है, या और अपना पूरा का पूरा विश्वास उसमें जमा देंगे कि हाँ तुम ही हो जो हमारे हो, अब हमारे दूसरे कोई नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। मतलब थोड़ा सा देखे बढ़िया चेहरा, थोड़ी सी बातचीत करने में क्वालिटी, थोड़ा वो चतुर है, थोड़ा वो करेजियस है, साहसी है, तो कहेंगे जी यही हमारा मित्र है। ठीक है। और आजकल लोग तो ये भी नहीं चेक करते, बस देखते हैं चेहरा, बस उसके बाद मित्रता हो गई उनकी, और वो मित्रता उनका गला काट के चली जाती है। मतलब ऐसा उनको फंसा के जाती है कि फिर वो जिंदगी में दोबारा उबर नहीं पाते। आगे लिखते हैं हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। यानी हम लोग मित्र तो बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए इसको हम लोग भूल जाते हैं। तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यानी जो मित्र हम बना रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए कुछ उपयोगी भी है, कि बस ऐसे ही कहने को मित्र हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मित्र बहुत अच्छा है, आपके बारे में बढ़िया सोचता है, तो वो आपको एक किताब की तरह बताएगा कि क्या सही करना है, आपको क्या गलत करना है। यानी अगर आप गलत करते हो तो वो आपको डांटेगा भी, और अगर आप सही करते हो तो वो आपको सराहेगा भी। लेकिन ये सब हम नहीं सोचते। फिर आप यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यानी जो आपका विश्वास पात्र मित्र रहेगा वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो पहले ही आपके ऊपर आने वाले संकट को भांप लेगा और आपको बता देगा कि देखो ये काम मत करो, इस काम में रिस्क है, इस काम से तुम्हारी हानि हो सकती है। तो वही कह रहे हैं कि एक प्राचीन विद्वान का जो वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। आज के इस कलयुग में ऐसा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि किसी को ऐसा मित्र मिल जाता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उसे एक खजाना मिल गया है। उसमें से आप कितना धन निकालें, यानी कितना भी आप उससे धन निकालें, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, कहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यानी अगर आपका मित्र विश्वासी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो हमारी एक औषधि की तरह है। यानी अगर हम दुखी होंगे तो वो आपको आकर आपको मोटिवेट करेगा, आपको कहेगा कि ऐसे दुख के क्षणों में अपने आप को निराश नहीं करते, उठो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो मित्र कहेगा जो आपका विश्वासी होगा। लेकिन अगर जो विश्वासघाती मित्र होगा वो आपके दुख में आपके आसपास भी नजर नहीं आएगा। ऐसे मित्रों को चेक करना हो तो कभी अगर आप उनसे फोन करके पूछिएगा कि आपको 100 रुपए चाहिए, या आपको 200 रुपए चाहिए, या आपको 1000 रुपए चाहिए, या आप ये कहिए कि मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, यहाँ चले आओ मुझे लेने। ठीक है। अगर वो आपका सच्चा मित्र होगा तो आपको लेने या आपको जो धन चाहिए उसका इंतजाम करेगा। अगर नहीं होगा उसके पास तो कहेगा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इससे लेकर तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए अभी? अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अगर ऐसा मित्र है तो समझ जाने चाहिए वो एक आपके एक खजाने की तरह है, वो आपको हमेशा जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। लेकिन ऐसा मित्र जो कि चापलूसी करे, जो कि आपके धन को फिजूल खर्ची में आपको खर्चा करवा दे, आपके पास पैसा हो कहे कि चलो यहाँ घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यानी आपके जीवन को एकदम बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आपका फिजूल खर्चा करवाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़वाएगा, आपको आपके लक्ष्य से भटका देगा। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। आगे कहते हैं हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में
हमें दृढ़ रखेंगे। मतलब यदि हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जो मित्र होगा उसका ये कर्तव्य होगा कि पढ़ाई के बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे, बल्कि हमें मोटिवेट करे कि हम घंटा 2 घंटा और ज़्यादा पढ़ाई करें। अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसे हमें देखने दे और कहे कि सीखो उससे, और हम इससे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, अगर पढ़ लिया तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। ऐसे प्रश्न पूछ के आपकी तैयारी को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। लेकिन जो खराब वाला मित्र होगा वो क्या कहेगा, अगर आप पढ़ रहे हो, आप जानते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम है और आप टारगेट रखे हो कि 90+ लाना है, तो आपका जो खराब वाला मित्र होगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये तो 90+ ला लेगा क्योंकि ये पढ़ाई भी अच्छा खासा कर रहा है, पढ़ने में भी सही है, ऐसा क्या करें कि इसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो आपसे मित्रता करेगा, कपटी यानी कुटिल मित्रता करेगा। और आपको क्या कहेगा, पढ़ने के टाइम कहेगा चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो मार्केट घूमते हैं, चलो उससे बात करवाते हैं, चलो ये करते हैं। ऐसा करके आपका टाइम क्या करेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब कर देगा। और जैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ, आप क्या करोगे, आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे और आपका जो लक्ष्य था वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो ऐसे मित्रों से बिल्कुल सावधान रहिएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ऐसे मित्र आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो आपका, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे पास जितने भी दोष हैं या हम किसी गलत संगति में पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमको डांट कर वापस लाएंगे कि देखो ये सही नहीं है। आगे कह रहा है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी जो हमारी मित्रता होगी उसको एकदम निश्चल बनाए रखेंगे, उसमें कोई भी कपट आने नहीं देंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जैसे ही हम कोई गलत कदम रखेंगे, आजकल गलत कदम क्या है, आजकल गलत कदम बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है, एक गलत तरीका है, आपको वो गलत चीज़ों में ले जाएगा। तो ऐसे चीज़ों से क्या करना है, बचना है। तो जो हमारा मित्र होगा वो सचेत करेगा। लेकिन आजकल के मित्र क्या है, आजकल के मित्र तो उसी मार्ग पर ले जाने को आपको मतलब प्रेरित करेंगे कि चलो चलो हम देखो कर लिए इसको, हम तो एकदम सक्सेसफुल हैं, अब तुम्हारा भी जुगाड़ कर देते हैं, तुम भी कर लो, ठीक है। और ऐसे करते करते आपका जीवन क्या करेगा, वो पूरा का पूरा नरक बना देगा, क्योंकि यही पढ़ने की अवस्था है और यही में आप कुछ और करने लगे तो आपको वो आगे चलकर इसकी भरपाई बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। और समय वक्त जो होता है वो लौट कर वापस नहीं आता। तो जो हमारे पास समय है उसका हम लोग सदुपयोग करें, यही हमारा मित्र हमको सिखाएगा। उसके बाद यहाँ कहा है कि जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हम दुखी होंगे, जब हम अपने जीवन में निराश होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तब हमारा मित्र हमको कहेगा कोई बात नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ऐसा आपसे आपका मित्र कहेगा, अगर वो सच्चा वाला होगा। और वही अगर चापलूस वाला होगा तो समझ जाइए कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा आपको, बल्कि आपको और दुखी कर देगा। कह रहा है सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, यानी हमारे जो मित्र होंगे वो हमें एकदम अच्छा जीवन जीने में सहायक बनेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। जो आपका सच्चा मित्र होगा वो समझ जाएगा कि आप उदास हो या आप खुशी हो, आप किसी के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हो या किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हो, ये आपका सच्चा मित्र जान जाएगा और आपको तुरंत बता देगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, यानी अगर आप किसी ऐसे संकट में फंसते हो जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका मित्र क्या करेगा, आपको उत्साहित करेगा, कहेगा धैर्य रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद करें और कोमलता होती है, और उसके अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा भी दुखी होते हैं तो वो भी आपके साथ मन ही मन दुखी हो जाता है और सोचता है कि हमारा मित्र किस तरीके से अपने जीवन में खुश रह सके। लेकिन जो चापलूस वाला होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेगा, वो तो आपको औरों बर्बाद करेगा। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस आपके मित्रता नामक निबंध में बता रहे हैं। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, मतलब आपको मित्रता करनी चाहिए, लेकिन ऐसे जो गुण ऊपर बताए गए हैं, अगर ये सारे गुण हो तभी मित्रता करिए, अन्यथा मित्रता मत करिए, अकेले रहिए। आप अकेले ही सुखी हैं, संपन्न हैं और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने में सक्षम हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
आगे क्या है आपका, कह रहा है छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जैसे आप लोग जिस एज में हो, इस एज में आपको मित्रता करने का एक तरीके से सनक सवार है कि हमको तो मित्रता करनी है, हमारा मित्र ही तो हमारा भगवान है, वो जो कुछ भी कह देगा वही सही है। तो वही कह रहा है कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनरुक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। यानी जब आप इस एज ग्रुप में हो जहाँ पे आपको मित्रता करने का एकदम धुन सवार रहता है, तो आप उस समय किसी की बात सुनोगे ही नहीं। यहाँ तक कि जो हम बता रहे हैं आप इसे भी इग्नोर कर दोगे, कहोगे ये ढेर मित्रता के बारे में जानता है, ढेर बता रहा है। तो आप उस एज ग्रुप में हो, ये आपकी गलती नहीं है। जब उस एज ग्रुप में हम भी थे तो हमको भी मित्रता करने का बहुत सहूर था, मतलब बहुत शौक था। लेकिन जो मित्र थे वो हमारे अच्छे थे, जो हमारे मित्र बने वो आज जहाँ भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये समझिए, इन्हेंस किया। तो ऐसे मित्र आपके भी जीवन में होना चाहिए। जब वो मित्रता हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप में उमंग बनी रहती है, आप में जो बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होगा, यानी जो आपको उस टाइम आनंद प्राप्त होगा। और अगर वो मित्र किसी और मित्र और से मित्रता करता है तो आपको जलन टाइप होगा, आपको लगेगा कि यह मेरा मित्र है, ये दूसरे से मित्रता कैसे कर सकता है। तो उस टाइम आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वैसा आपको जलन भी महसूस होगा और आपको अपने मित्र पर अपार विश्वास भी होगा कि ये हमारे साथ फ्यूचर तक भी जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मित्रता जो होती है वो विद्यालय तक ही सीमित रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मित्रता आगे चलकर कटुता में कब बदल जाती है कोई नहीं जानता, क्योंकि हर वक्त एक सा वक्त नहीं रहता, वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ मित्र भी बदल जाते हैं। तो मित्र जब आपके युवावस्था में बनेंगे वो अलग होंगे और जो अभी मित्र बने हैं वो अलग हैं। वो मित्र आपके तभी तक हैं जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता। बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपके 11वीं में अलग मित्र बनेंगे, 12वीं का पेपर दोगे, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में अलग मित्र बनेंगे, अगर आप नौकरी करोगे तो वहां पे अलग मित्र बनेंगे। तो मित्र कभी भी एक से नहीं रहते, मित्र बदलते रहते हैं। वही कह रहा है कि वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। यानी हम अपने मित्र को सोचकर फ्यूचर का भी प्लानिंग कर लेते हैं कि ये मेरा मित्र फ्यूचर तक रहेगा, हम लोग मिलकर ऐसा काम करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, अगर वो कुछ आपसे कह दिया बुरा भला तो आप बुरा मान जाते, तुरंत नाराज बैठ जाते हो। तो वही कराए, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। अगर आपसे मित्र आपका नाराज है तो आप उसे तुरंत मनाने पहुंच जाते हो कि क्यों नाराज हो, क्या हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी है क्या। ठीक है, अगर आपके मित्र ऐसे होंगे तो आपका जलना या आपका मानना मनाना ये चलता रहता है आपके बीच। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है। हमने कहा ना कि आपके जो स्कूल के मित्र हैं वो अलग होंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो युवा पुरुष जो बनोगे तो वहां पे आपके जो मित्र बनेंगे वो बहुत शांत होंगे और बहुत दृढ़ होंगे और आपकी जो मित्रता होगी वो बहुत गंभीर होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। आपको फिर से हम बताए हैं ना कि जो बाल्यावस्था के मित्र होते हैं वो आपके युवावस्था के मित्र नहीं बन सकते, क्योंकि जब आप युवा होते हो तो आपका जीवन शैली, आपके रास्ते, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके लोग बहुत अलग हो जाते हैं। तो युवावस्था के जो मित्र होते हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से बहुत भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। सब लोग जब मित्र बनाते हैं तो यही समझ कर बनाते हैं कि हमारा मित्र अच्छा हो, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता।
पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। मतलब हम यदि कोरी कल्पना कर लिए कि हमारा मित्र बहुत अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में तो हमारा जीवन इन झंझटों में उलझा नहीं रह सकता। फिर लिख रहा है आगे कवि, यानी शुक्ल जी लिख रहे हैं, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, अस्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। ये जितनी भी बातें बताई हैं आज के युग में, वो सभी बातें देख कर लोग तुरंत क्या कर लेते हैं, मित्रता। मतलब देखे बहुत अच्छा चेहरा है, उसकी जो मन भावनी चाल बहुत अच्छी है, वो तो बोलता बहुत अच्छा है, वो तो दो चार बातें अच्छी कर लेता है, यही देखे नहीं कि मित्रता करने पहुंच गए और वही आपका मित्र आपको डुबा के चला जाता है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, जो आपके जीवन में, जो आपके पूरे जीवन आपके साथ देने वाला है, उसमें ये बातें तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे और भी अधिक बातें होनी चाहिए जो कि आपके जीवन को अच्छा बनाने का। तो मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके। मतलब आप ऐसे मित्र को मत चुनिए जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप कहते हो वाह वाह बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन उससे आप प्रेम नहीं कर सकते। मतलब उससे आप लगाव ही न रखो, उससे कोई लगाव न रखो। अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिसिएट कर दो, बुरा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा डांट दो। ऐसा मित्र नहीं बनना चाहिए। ऐसा मित्र हो जो कि आपसे स्नेह करें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। आप इस चीज को नोट करिएगा कि यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपसे क्या करेगा, जो कम पढ़ने वाला होगा वो आपसे अक्सर पूछेगा कि तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, तुमको चीजें कैसे जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं, कितना घंटा पढ़ते हो। वो आपसे इसलिए नहीं पूछेगा कि आपसे वो मित्रता करना चाहते हैं, वो आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो बाहर से तो दिखा रहा है कि हम आपसे मित्रवत व्यवहार करें, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है। मतलब घृणा करता है वो आपसे, वो जलता है आपसे कि आप अच्छे हो पढ़ने में, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सारी चीजें याद करते हो, सारे नोट्स बनाते हो। ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वही शुक्ल जी यहाँ पे बता रहे हैं, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मतलब जिससे हम अपना दुख सुख शेयर कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो मित्रता था आपका निबंध, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। ये पूरा का पूरा आपका किताब अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपका किताब समाप्त होगा 2-3 पार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। हम चाहते तो इसका सारांश केवल आपको बता देते, लेकिन हमारे बताने का मतलब है कि हम आपको पूरा का पूरा शब्द बताते चलें और आपको एक कहानी की तरह समझाते चलें सारे पार्ट को। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक यदि आप जुड़कर हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि सबको पता चले कि इस चैनल पर आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड सारी क्लासेस लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।